गुड मॉर्निंग बच्चों। उठ गए? आज तो जल्दी उठे या नहीं, क्योंकि आज तो वर्किंग डे है, मंडे है और 1 जून है। चलो अब कहानियाँ सुनेंगे, लेकिन उससे पहले जो है आप भगवान के आगे हाथ जोड़ो। पहले हाथ जोड़ो, फिर हम सुनते हैं कहानियाँ। आज ना मैं आपको सुनाऊंगी कि मैं बार बार स्कूल क्यों छोड़ देती थी। ये वाली कहानियाँ सुनेंगे। अगर हम एजुकेशन के दृष्टिकोण से देखें तो आज में और पहले में बहुत अंतर आ गया है। अब राजस्थान को ही ले लो, आज से 35 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, जब यहाँ की एजुकेशन बड़ी नील होती थी, मोस्टली सरकारी स्कूल होते थे। अब तो क्या प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं। हर गली हर नुक्कड़ पे आपको एक स्कूल दिखाई देगा और पढ़ाई भी अच्छी होने लग गई है। लेकिन ये जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, ये सब जो है एक व्यापार का केंद्र है। आप कोचिंग के लिए देखो, लोग छोटे छोटे बच्चों को वहाँ भेज देते हैं कोटा के अंदर, या राजस्थान का ही जानती हूँ मैं तो ज़्यादा। और बच्चों पर इतना ज़्यादा वर्कलोड आ जाता है कि पूछो ही नहीं। आजकल की जो शिक्षा है वो तो टेंशन का घर बन चुकी है। जबकि जो शिक्षा मंत्री हैं या जो शिक्षा के एक्सपर्ट हैं वो सुधार भी कर रहे हैं कि बच्चों को कैसे टेंशन से मुक्त किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि ये कंपटीशन का दौर है। हर पेरेंट्स लगा रहता है कि मेरा बच्चा भी इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, चाहे बच्चे में वो योग्यता है ही नहीं। क्योंकि भगवान ने देखो कितने लोग बनाए हैं, सबका दिमाग अलग अलग है। कोई किसी काम में एक्सपर्ट है, कोई किसी काम में एक्सपर्ट है, लेकिन हर व्यक्ति को अगर आप कहो कि ये एक ही काम करना है तो वो नहीं कर सकता। भगवान ने सबको अच्छा दिमाग दिया है, लेकिन इंटरेस्ट सबका अलग अलग है। तो बच्चे के इंटरेस्ट को देख के ही जो है हमें उसको एडमिशन दिलानी चाहिए, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो नॉन मेडिकल है, चाहे वो कॉमर्स है। ये बताओ कहानियाँ कैसी लग रही हैं? अच्छी लग रही हैं? सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? कमेंट तो बहुत कम ही लोग करते हैं। चलो कोई बात नहीं, जितने भी कर रहे हैं सही है, जितने सुन रहे हैं अच्छी बात है। मैंने क्या राजशाही स्कूल भी छोड़ दिया, इनको दोबारा यादव भारती में एडमिशन दिला दी। उसके बाद जो दौर आया वो बड़ा ही मुश्किल का दौर था। फिर हमने घर भी बदल लिया। पहले तो बुआ जी के घर में रहते थे, वहाँ ज़्यादा किराया नहीं लगता था। राजशाही स्कूल में जब नौकरी की तो हमने दूसरा, मैंने कहा चलो 2000 सैलरी है तो अच्छा घर ले लेते हैं। तो हमने 600 रुपये के अंदर जो है घर लिया हुआ था। अब 600 रुपये उधर किराया भरना, इधर नौकरी छूट गई, सिर्फ इन्हीं की थी। बड़ा मुश्किल का दौर आया। एक दिन ये हमारे छोटे वाले हर्षू को क्या है, पतंगे उड़ाने का बड़ा शौक है। उस घर के अंदर ऐसी दीवार थी, एक छोटी सी, एक छत से दूसरी छत पे जाने के लिए पतली सी दीवार होती थी। ये उसको पार कर रहा था और धड़ाम नीचे गिरा, 3री मंजिल से गिरा था। इसका हाथ जो है वो टूट गया, यानी कि फ्रैक्चर हो गया। तुरंत जो है फिर इसको हॉस्पिटल लेके गए। मेरा देवर था, मैंने उसको बड़े ये प्रवाल को भेजा। मैंने कहा जा तू बुला के ला, चाचा जी को इसके लगी। इसके पापा भी थे, वो बुला के लाए। फिर ये दोनों भाई जो है उसको लेके गए हॉस्पिटल के अंदर। उसका इलाज चलता रहा। वो यानी कि हर्षू का पूरा इलाज का खर्चा तो मेरे देवर ने ही भरा। वो कहता कोई बात नहीं भाभी जी, आपकी अब स्थितियां ही ऐसी है, हम क्या कर सकते हैं। आपको ये बता रही हूँ कि वक्त जो है वो बहुत बलवान होता है। पहले जब है उन्होंने कोई हेल्प नहीं की थी, लेकिन इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा ही मुझसे सहानुभूति रखने लग गए थे। हॉस्पिटल का पूरा खर्चा भरना, वहां जाना, उनकी जान पहचान भी होती थी। तो अच्छे से जो है इसका इलाज करवाया। वो रोड वगैरह हाथ में डली, फिर दोबारा एक ऑपरेशन हुआ, वो रोड निकाली गई। तो यानी कि ये संकट का समय जो था ना, ये हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। बहुत मुसीबत से मैंने क्या फिर देखा कि घर में जब खाने को नहीं, मैंने चतुर्मास, आप चौमासा समझते हो, 4 महीने के व्रत रखे। मैंने कहा चलो भगवान कुछ सुनेगा। जैसे मेरे व्रत किए हुए थे तो मैं अपने मायके गई, तो मेरे भाई साहब ने तो मुझे दूर से ही कहते क्या हुआ। मैंने जब उनको कहा ना, मैं कि मेरा तो व्रत है, प्याज व्याज जो है खाने में मत देना।
तब उन्होंने कहा कि तू ये बता, सचमुच व्रत है या पैसा बचाने की कोशिश कर रही है। अब मैं हंसने लगी, मैंने क्वेश्चन का आंसर तो नहीं दिया, क्योंकि मेरा क्या है, जैसा स्वभाव है ना, जो अगर मान लो मैं खुश हूं तो वो मेरे चेहरे पे खुशी झलकेगी, अगर मैं दुखी हूं तो मेरे चेहरे पे दुख दिखाई देगा। और मेरे मायके वाले तो मेरा चेहरा देख के पहचान लेते हैं कि मेरी परिस्थितियां कैसी हैं। तो वहां महीना ही लगा के आई, क्योंकि मन बड़ा परेशान हो गया था। ऐसी स्थिति फिर वापस आ गई थी मैं, क्योंकि बच्चे पढ़ते थे इसलिए ज्यादा दिन नहीं रही थी। फिर इनके ऐसे ही चलता रहा। अब क्या करती, 1 महीना फिर बिताया। फिर ना सेंट्रल एकेडमी के अंदर वैकेंसी निकली। वो जो है मेरा देवर ने बताया, अरे भाभी जी सेंट्रल एकेडमी में जो है वैकेंसी निकली, आप वहाँ ट्राई करो। मैंने दोनों बच्चों को तो फिर घर छोड़ा और वहाँ गई इंटरव्यू देने के लिए। वो डोला मारू होटल है, बहुत दूर है सुभाषपुरा से तो, लेकिन 10 रुपए की टैक्सी होती थी, ज्यादा नहीं थी, 10 रुपए लगे, मैं वहाँ पहुँच गई और मैंने इंटरव्यू दी। तो आपको पता है कि मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस था। वैसे भी मैं अपने कॉलेज की जो है बेस्ट स्पीकर रही हूँ। मुझे लोग कमला के नाम से नहीं, बेस्ट स्पीकर के नाम से जानते थे। स्पीचेस तो मेरे भाई साहब लिख के देते थे, लेकिन मैं तोते की तरह रट के जैसा वो बताते थे ना बोल आती थी। इसलिए कहीं मैंने मार खाई नहीं। तो उनको भी मैंने टीचिंग दिखाई, उनको पसंद आ गया। वो कहते कल से ही आ जाना। वहां मुझे जो है सैलरी तो वो 1500 रुपए थी, प्लस यानी कि 1.5 दिन की और देते थे, 1.5 छुट्टी देते थे, लेकिन मैं छुट्टी लेती नहीं थी, तो वो और मुझे पैसे मिल जाते थे। मैं इस तरह जो है थोड़ी परिस्थितियां ठीक हो गई जब मुझे नौकरी मिल गई। वहाँ के टीचर मुझे कहते भी थे, कहते प्रिंसिपल मैम आपकी तारीफ करती रहती है, ये मैडम कभी छुट्टी नहीं लेती है, ये मैडम कभी छुट्टी नहीं लेती है, तुम तो छुट्टियां लेते हो। मैं कहती तो मैं क्या करूँ, भी घर पे भी क्या करूंगी, यहाँ 1.5 दिन का मुझे प्रॉफिट हो जाता है, इतने पैसे मिल जाते हैं। तो टीचर कहते आपको तो स्कूल के ऊपर ही कमरा जो है बनवा देते हैं, यहीं रह जाना। मैं कहा बनवा दो, मेरे तो किराया बच जाएगा। तो ऐसी जो है बातें चलती रहती थी। उनको क्या पता कि मेरी ये मुसीबत है। आपस में कशमकश हो जाती है कि आप जो है डेली आते हो, एक भी छुट्टी क्यों नहीं लेते हो। लेकिन वहां भी देखो सेंट्रल एकेडमी में वो टीचरों ने पंगे खड़े कर दिए, स्ट्राइक होने लग गई। अब प्रिंसिपल मैडम कहे कि तुम मेरा फेवर लो, वो कहे मेरा फेवर लो। अब मैंने अपना दिमाग लगाया कि स्टाफ का साथ देने में ही भलाई है, क्योंकि अगर मैं प्रिंसिपल मैडम है वो तो हेड है, अगर मैं उसका फेवर लूंगी तो वो मेरे से गलत काम करवाएगी, कि मेरे जो पढ़ाने वाले स्टाफ मेंबर हैं उनके विरोध में मुझे खड़ा कर देगी। इसलिए जो है जैसे तैसे वो साल तो मैंने पूरा किया। मार्च में ही मैंने छोड़ दिया उनके एग्जाम के बाद। मैंने कहा अब जो है मैं यहाँ भी नहीं करूंगी। फिर अगले स्कूल देखने लग गई। न्यूज़पेपर मेरे ससुराल में ही आता था, ये बच्चे अक्सर अब वहाँ खेलते रहते थे, तो जो भी न्यूज़पेपर में मान लो वैकेंसी निकलती थी वो बता देते थे। तो फिर सास ने फिर इसको प्रवाल को एक दिन भेजा, कहते जा तू अपनी मम्मी को बता क्या कल इंटरव्यू है इसमें पिंक मॉडल स्कूल के अंदर। फिर मैंने जो है पिंक मॉडल में गई, वहाँ इंटरव्यू दी, तो उन्होंने भी कहा ठीक है आप आ जाना। वहाँ बहुत लोग आए थे, माना हुआ है पिंक मॉडल स्कूल भी। तो अगले दिन से मैंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन उन्होंने पूछा, कहते सैलरी कितनी लोगे, वो भी 1500 रुपये देते थे। मैंने कहा अब तो मैंने बीएड भी कर लिया है। तो वो कहते मैडम हम बीएड वालों को इतनी देते हैं। मैंने कहा नहीं 1500 नहीं, भी आप कम से कम 1700 1800 इतनी तो दो। फिर वो 1700 में मान गए। फिर मैंने वहाँ नौकरी करनी शुरू कर दी। वो क्या छुट्टियों की भी सैलरी देते थे। ये राष्ट्रउन्नति और राष्ट्र सहायक वाले तो छुट्टियों के पैसे नहीं देते थे, लेकिन उन्होंने मुझे यानी कि 30 मई तक के वो पैसे देते थे, उसके नहीं दिए, जून के नहीं दिए। जुलाई में फिर नया सेशन शुरू हो जाता था। तो यहाँ मुझे मई तक की सैलरी मिलने लगी थी, तो मैं संतुष्ट हो गई थी। अब ज्यादा जो है मायके जाती थी, लेकिन मेरा कम हो गया था जाना, क्योंकि लालच होता था भी चलो खुद के पैसों से पढ़ाओ ना, क्यों फालतू कहीं जा जाके देखो परेशान करने। माँ बाप में तो अथाह ममता होती है, लेकिन फिर भी आस पड़ोस के लोग जीने नहीं देते हैं। तो जाती थी, त्योहार बार जाती थी, कोई छुट्टियां होती थी तब जाती थी, लेकिन जो 3-3 4-4 महीने पहले रह के आती थी वो अब मैंने कम कर दिया था। पिंक मॉडल स्कूल में मेरा अच्छा चलता रहा।
बच्चों को भी फिर मैंने पिंक मॉडल में ही करवा लिया था। ये प्रवाल ने 10th में इसकी एडमिशन करवाई थी जो पिंक मॉडल में आ गई थी, और ये छोटे वाला शायद 7th में था, 3 साल का अंतर था इसमें। 10th में प्रवाल के अच्छे नंबर आए थे, इसके चाचा जी ने कैमरा दिलाया और फिर जो ये हमारी बहुत सारी फोटोज खींचता था। अब इसको +1 में क्या सब्जेक्ट दिलाएं, मैंने एक दिन पूछा, मैं कहा तू भी स्कूल के अंदर मेडिकल नॉन मेडिकल ही है, बता दे क्या लेगा। पता हो कितना सीधा बच्चा, मुझे कहता मैं ले तो लूँ, मेडिकल भी ले लूँगा, नॉन मेडिकल भी ले लूँगा, पर आप बताओ यहाँ ड्रेसेस हैं, पहले तो ये ग्रे और ब्लू ही लगती थी, आप मुझे वाइट पैंट भी दिला दोगे क्या। मुझे पहले तो बड़ी हंसी आई, और मैं कहा जहाँ सारे काम होते हैं ये भी होएगा ही ना। मैं कहा तू ले तो सही। कहता ठीक है मुझे नॉन मेडिकल दिला दो आप। मैंने इसको नॉन मेडिकल जो है वो दिला दिया। तो वहाँ के सर थे, मैंने वहाँ ट्यूशन तो उन सरों से पूछा, मैं कहा ये बताओ कि आप मेरे इस बच्चे की फीस लोगे क्या। ट्यूशन की 2000 रुपये लेता था, फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री वाला और मैथ्स वाला। तो वो मैथ्स वाला थोड़ा ऐसा ही था, तो इसलिए उसकी तो फीस मुझे देनी पड़ी। लेकिन उन दोनों ने कह दिया कोई बात नहीं, अरे मैडम आपका बेटा है, हमारा छोटा भाई है, आप टेंशन ना लो। ऐसे जो है इसकी ट्यूशनें फ्री चलती रही, लेकिन मैंने फिर भी जो है उनको दिए पैसे। जब +2 कर ली थी तो मैंने यानी कि 11th के तो नहीं दिए, लेकिन 12th के दे दिए थे, क्योंकि इसके चाचा जी जो थे एक वो नौकरी लग गए थे, फिर वो भी हमारी हेल्प करने लग गए थे। जब इसको मैंने +2 पास करवा दी, उसमें भी +2 में भी इसके अच्छे नंबर आए, 1st डिवीज़न आई, तब जो है फिर मेरी सास ने कहा कि बेटा देख अब इसने +2 कर लिया है तो इसको इंजीनियरिंग करवा दे। मैंने कहा देखो हमारी तो ऐसी परिस्थिति है नहीं, इंजीनियरिंग में तो लाखों रुपए लगेंगे। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरे और भी तो 3 बेटे हैं, मैं उनसे पैसे लूँ चाहे खुद पैसा दूँ, लेकिन इसको इंजीनियर बना के रहेंगे। तब जो है इंजीनियरिंग की फीस जो है उन लोगों ने भरनी शुरू कर दी। वही बीकानेर में कॉलेज था, मरुधर इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ इसकी एडमिशन करवाई गई। अब यानी कि हमारी परिस्थिति ठीक हो गई थी, यानी कि आराम से हमारा जीवन चलने लग गया, कोई ज़्यादा वो नहीं थी। पर फिर भी हम सोच समझ के ही घर चलाते थे, क्योंकि बुक्स का भी खर्चा होता था। आप सोचते हो डिग्री के अंदर बुक्स कितनी महंगी आती हैं, वो भी दिलानी पड़ती थी, घर में भी छोटे वाले की भी पढ़ाई थी। लेकिन यहाँ भी भाग्य ने देखो साथ नहीं छोड़ा कि ये स्कूल वाले क्या बढ़ाते हैं। अब आज तो इंक्रीमेंट इतना बढ़ा दो, 3%, 4%, 5%, उस वक्त ज़्यादा नहीं बढ़ाते थे, सिर्फ 100 रुपये बढ़ाते थे। मुझे जो है 4-5 साल हो गए, 4 साल हो गए थे 5वें, मैं कहा सर कुछ तो बढ़ाया करो ना। पहले तो मैं 10th तक ही पढ़ाती थी, वहाँ भी 11th में भी दे दी थी, अब उन्होंने हिंदी, तो मैंने कहा आप 100 रुपये ही हर बार बढ़ाते हो है। तो उनको वो कहते 100 रुपये तो बहुत होते हैं मैडम, इतने तो मिलते ही नहीं है, ये है वो है। अब मेरा मन ना दुखी रहने लग गया कि क्या हर साल जो है बस 100 रुपये बढ़ा देते हैं, ज़्यादा तो बढ़ाते नहीं हैं। फिर मैंने एक बार उनको कहा, मैंने कहा नहीं आप, उस वक्त मेरे 2000 रुपये हो गए थे, वो 1700 से 1800, 1900, 2000, 2100 हो गए थे। फिर मैंने कहा नहीं आप ना इस साल 200 रुपये बढ़ाओ। उन्होंने 200 रुपये बढ़ाए नहीं, मैंने ना फिर वहाँ छोड़ दी। मैं क्या, स्कूलों की कोई कमी थोड़ी है, मैं क्या हो सकता है कहीं और ज़्यादा मिल जाए, ये सोच के मैंने छोड़ दी वहाँ नौकरी। तो 1 महीना तो छोड़ने के बाद मैं फ्री रही। उन्होंने दोबारा भी बुलाया, लेकिन मैं गई नहीं। बच्चों की फीस तो क्या, हर स्कूल के अंदर मेरे एक बच्चे की फीस माफ़ होती थी और एक की मुझे देनी पड़ती थी। ये भी हमारी हेल्प ही होती थी एक तरह से। फिर मैंने बेसिक इंग्लिश सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है वहाँ गई, क्योंकि वहाँ उस साइड के अंदर मैं जाती होती थी। बड़े वाले गणेश जी हैं वहाँ, धोती वाले गणेश जी के नाम से फेमस हैं, 21 या गणेश जी हैं। मेरी सास ने कहा कि वो सबकी इच्छा पूरी करते हैं, बेटा जाया कर वहाँ। जब मैं फ्री थी ना उन दिनों में, तो मैं इनके साथ साइकिल पे चली जाती थी दर्शन करने के लिए। तो एक दिन हम वापस आ रहे थे, तब ना ये बेसिक इंग्लिश स्कूल देखो इन्होंने बहुत बड़ा है, ये कहते यहाँ ट्राई करना, बात करके आओ। फिर उनसे बात करी तो वो कहते ठीक है,
आप पढ़ा के दिखाओ, भाई ले जाओ बुक ले जाओ आप आज हमारी। मैंने कहा आप बुक ना मुझे दे दो, मेरा पढ़ाया हुआ है। फिर मैंने उनको पढ़ाया तो उनको भी पसंद आ गया। बेसिक इंग्लिश सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहुत ही अच्छे लोग थे वो, नारायण जी सर और राम जी सर, इतना अच्छा नेचर था उनका, आप पूछो ही नहीं। वहाँ मुझे कभी कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं, उनका हेल्पफुल नेचर था। जब उनका हेल्पफुल नेचर था तो मैं भी हेल्प करती थी, क्योंकि वो मेरे से बस का कोई किराया ही नहीं लेते थे। स्कूल दूर था, मेरा घर दूर था सुभाषपुरा के अंदर। उन्होंने कह रखा था कि मैडम को घर से लेके आना है और यही स्कूल में छोड़ना है, और स्कूल से लेके आना है और घर छोड़ के आना है, आप किसी स्टॉपेज पे नहीं छोड़ोगे इसको, कि ये नहीं है मैडम को पैदल जाना पड़े। आप सोचो कि वहां जब मैं लगी ना, तो उनके स्कूल के अंदर संस्कृत का टीचर नहीं था। मैं तो +1 2 के लिए लगी थी, हिंदी पढ़ाती थी। तो वो मेरा 8 पीरियड होते थे, 7 पीरियड तो मेरी क्लासेस में होते थे, लेकिन एक पीरियड जो है फ्री होता था वो मेरा अरेंजमेंट लगा देते थे और कहते थे मैडम बैठे रहना ना, खाली क्या है, भी क्लास शोर नहीं करेगी। तब मैंने देखा, कब का महीना था, शायद ना नवंबर का महीना था, तो मेरा 1 दिन पीरियड लगा, 2 दिन लगा। फिर मैंने ना उनसे पूछा बच्चों से, मैं कि ये पीरियड होता किसका है? तो बच्चों ने 10th क्लास थी वो, कहते मैं कहा तुम्हारी बोर्ड की क्लास है किसका, ये रोज मुझे भेज देते हैं। तो उन्होंने कहा मैडम संस्कृत का पीरियड होता है ये। मैंने कहा ठीक है, तुम कल से अपनी संस्कृत की बुक लेके आना, मैं संस्कृत पढ़ाऊंगी तुम्हें। तब उन्होंने कहा आप संस्कृत आती है? मैंने कहा हाँ आती है मुझे। फिर मैंने जो है उनको पढ़ाया, 1 दिन पढ़ाया, 2 दिन पढ़ाया, तीसरे दिन, अब बाकी सेक्शन 10th के थे, 7 पढ़ा रही थी मैं एक ही क्लास को। तो बच्चों ने आपस में बातचीत की, पता चल गया कि एक क्लास में तो संस्कृत का सब्जेक्ट हो रहा है, बाकियों में हो नहीं रहा। तब जो है किसी पेरेंट्स ने आके वहां बताया कि सर आप एक क्लास में तो पढ़ा रहे हो संस्कृत, बाकी हमारे बच्चे क्या करेंगे? तब सर ने कहा हमारे तो टीचर ही नहीं है संस्कृत का, कौन पढ़ाएगा? तब उन्होंने कहा नहीं, एक क्लास में आपका चल रहा है, 3 लेसन हो चुके हैं। तब उन्होंने ना कहा, जो इंचार्ज थे हमारे, उनको कहा पता करो किस क्लास में कौन संस्कृत पढ़ा रहा है, यहाँ तो कोई टीचर ही नहीं है। तब उन्होंने चेक किया तो मैं पढ़ा रही थी। फिर वो वल्लभ जी थे, वो नीचे आए, कहते मैडम आपको संस्कृत आती है? मैं कहा हाँ। तो फिर नारायण जी सर के पास वो मुझे लेके गए। तो नारायण जी ने रिक्वेस्ट की, अरे मैडम अगर आप हमारे सारे सेक्शन में ये करवा दो लेसन, तो क्योंकि अब दिसंबर आने वाला है, हाफ ईयरली एग्जाम तक जो है बोर्ड की क्लासेस का सिलेबस पूरा होना बहुत जरूरी होता था। कहते आप एक बार जो है 11th 12th को तो छोड़ दो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने जो है उनकी सारी क्लासेस में संस्कृत की बुक पूरी करवा दी। तब वो बड़े खुश हुए। आप सोचो वो मेरा एहसान मानते थे। एक बार, अब उन दिनों में ये प्रवाल इंजीनियरिंग में आ चुका था, तो इसको कुछ अपने पेज वगैरह करवाने थे, टाइप कोई प्रोजेक्ट फाइल बनवानी थी। तो हमारे पास कोई लैपटॉप नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई प्रिंटर नहीं, करवाएं तो हम कैसे करवाएं? और पैसे बहुत ज़्यादा लगते थे, एक पेज के 5 रुपए लगते थे, तो इसके 40-50 कोई पेज होंगे। तब मैंने ना एक दिन ऑफिस में प्रिंटर देखा, तब मैंने बात की उनसे। मैंने कहा मेरा बेटा जो है उसने ये प्रोजेक्ट फाइल बनानी, आप प्रिंट कर दोगे क्या? कहते अरे मैडम आप लेके आओ। आप देखो उन्होंने मेरे से कोई पैसा नहीं लिया, फ्री में सारे जो है प्रिंट कर दिए। तो ऐसे हेल्पफुल जो है उनका नेचर रहा। उन दिनों में जब मैं बेसिक इंग्लिश सीनियर स्कूल में पढ़ा रही थी, तो मैं मुरलीधर व्यास कॉलोनी में रहती थी। तो हम जो है न्यूज़पेपर केवल संडे को लेते थे। तो संडे वाले दिन मैंने एक दिन देखा कि न्यूज़पेपर के अंदर डीएवी स्कूल की वैकेंसी है, मैंने ये न्यूज उसमें पढ़ी। फिर मेरा बार बार देखो ध्यान उसी पे, डीएवी स्कूल, बस मन में आता था कि मेरे भाई साहब भी डीएवी स्कूल में है, मैं भी डीएवी स्कूल में चली जाऊं। वो उदयपुर की थी वैकेंसी। तब मैंने प्रवाल को फोन किया, मैंने कहा ये ना डीएवी स्कूल में लगी भी वैकेंसी निकली है। तो कहता आ जाओ, कहाँ है इंटरव्यू, कहाँ है? मैं कहा जयपुर में है। तो ये कहता आ जाओ। मैं कहा कोई नौकरी तो लगनी नहीं है, ये जो बहुत ज्यादा सैलरी देते हैं तो ये नखरे भी तो करते हैं, और मोस्टली इनके काम अप्रोच से होते हैं। वो कहता आ जाओ। मैं कहा 1000 रुपये बर्बाद हो जाएंगे। ये कहता आप टेंशन मत लो, 1000 के आप मेरे से 2000 रुपये ले लेना। उन दिनों में दोनों भाई जयपुर थे। ये प्रवाल भी जो है जॉब करने लग गया था, तो वहां जो है ये भी नौकरी करता था। छोटे वाले बेटे ने भी जो है जॉब करनी शुरू कर दी थी। तो मैं आ गई जयपुर के अंदर, इंटरव्यू देने गई, ये मुझे लेके गया। मुझे तो पता नहीं था कहाँ है डीएवी स्कूल।
लेकिन वहाँ तो क्या है, उन्होंने कहा कि अरे मैडम आप कहाँ बीकानेर में रहते हो और ये उदयपुर बहुत दूर है, आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, इंटरव्यू तो हो गई। कहते हैं और भी तो बहुत दिए भी हैं, वहाँ ट्राई कर लो। बस ऐसे करके इंटरव्यू तो दिया ही, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। फिर जो है थर्मल, जो सूरत जहाँ अब मैं जॉब कर रही हूँ, वहाँ की वैकेंसी निकली। फिर प्रवाल ने कहा, कहते मम्मी आप जाओ वहाँ जो है ट्राई करके आओ, और आप ना ज़्यादा ये मत बताना कि मैं बीकानेर में रहती हूँ। लेकिन अगर मान लो वो पूछे तो कहना रहती हूँ, लेकिन मैं यहाँ आकर रहने लग जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं ना, इसलिए जॉब नहीं देते कि यहाँ कैसे रहोगे, क्या करोगे। कहते क्योंकि आप अपनी परिस्थितियाँ सबको पहले ही बता देते हो कि मैं तो इतना संघर्ष कर रही हूँ, मेरी ऐसी कंडीशन है। कहते ये कुछ मत बताना, और आप वो जब मान लो सिलेक्शन हो जाए तो कहना मैं यही रहना शुरू कर दूंगी। फिर मैंने इसी थर्मल स्कूल के अंदर इंटरव्यू दी, यहाँ मेरी जॉब लग गई, और अब जो है जीवन मेरा अच्छा हो गया, क्योंकि अब सारे स्टैंड हो चुके थे। इधर मेरे हस्बैंड भी, मेरे देवर जो थे वो चीफ इंजीनियर हैं, उन्होंने किसी का प्रोजेक्ट लिया तो उन्होंने इनको वहाँ एक जगह नौकरी लगवा दी। 10,000 इनकी सैलरी थी, मेरी तो 8,000 थी स्टार्टिंग में, तो अब तो अच्छी है। अब ठीक है, अब आपको मैंने यहाँ तक की कहानी सुना दी है, थर्मल में ज्वाइन कर लिया। बाकी कहानी फिर सुनेंगे, आज ही थोड़ी सुनोगे सारी, ठीक है। ओके बाय। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।